नमस्कार। आज से हम भारतीय मानव विज्ञान को शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया कि मानव विज्ञान के बीपीएससी में 3 खंड हैं: सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, शारीरिक मानव विज्ञान और भारतीय मानव विज्ञान। तो भारतीय मानव विज्ञान की आज एक टॉपिक, एक चैप्टर से हम प्रारंभ करेंगे। और चूँकि कल थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था, इस वजह से कल का क्लास आज सुबह हम ले रहे हैं। तो घर से ही एक वाइट बोर्ड पर ले रहे हैं और डिजिटल क्लास आज संध्या में जो आयोजित होंगे तो उसमें डिजिटल बोर्ड पर लेंगे। वैसे कभी कभी क्लास घर से जब संचालित होगा तो वाइट बोर्ड पर ही होगा। तो यहाँ भी हम अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो भारतीय मानव विज्ञान की अगर बात करें तो भारतीय मानव विज्ञान ये तीसरा खंड है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 में से 2 का जवाब देना है, 50 नंबर करके रहेंगे, टोटल 100 नंबर। पूरे एंथ्रोपोलॉजी जो वैकल्पिक विषय है उसमें 6 प्रश्न का जवाब देना होता है, जिसमें से 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। तो अगर आप सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के 4 प्रश्न लिख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न यहाँ से लिखा जाए, परंतु 6 प्रश्न तो आपको लिखना है। तो यहाँ हम एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की ऐसी तैयारी करेंगे कि होल एंड सोल इंडियन कल्चर के बारे में जो भी मानव शास्त्र में दिया हुआ है, भारतीय मानव शास्त्र में, तो उसको हम पढ़ेंगे। यह काफ़ी रुचिकर होगा, बोधगम्य होगा। बहुत सारी चीज़ों को आप जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो भी काफ़ी आश्चर्यजनक होगा और जानने की आपकी निश्चित रूप से इच्छा होगी। तो हम आज जो मानव शास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं हैं वहाँ से प्रारंभ करते हैं। हालांकि बीपीएससी सिलेबस के अनुसार से विषय का प्रारंभ होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। तो इतिहास का चैप्टर है और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के जो साइट्स हैं, पाषाणकालीन स्थल और कई प्रकार के जो औजारों का उसमें जिक्र किया गया है उसको याद करना होता है। तो उसको हम 1 सप्ताह के बाद क्लास लेंगे। तो पहले हम जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उसके संबंध में क्लास ले लेते हैं और इसके बाद फिर जो है हम प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के क्लास होंगे, उसको हम लेंगे। फिर भारतीय मानव शास्त्र का विकास होगा, उस पर भी क्लास लेंगे। तो अगर हम आधारभूत अवधारणाओं की बात करें तो वास्तव में ये भारतीय समाज है जहाँ की आमतौर पर यह माना जाता है कि यहाँ गतिशीलता बहुत ही कम है और किसी भी प्रकार का जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सोशल चेंजेज हैं या सामाजिक रूपांतरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वह नहीं होता है। लेकिन मानव शास्त्रीय जो अध्ययन है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, तो उसके आधार पर मानव शास्त्रियों ने यह साबित किया कि भारतीय समाज में भी सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक रूपांतरण होता है, जिनको कि हम ये जो आधारभूत अवधारणाएं हैं इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मानव शास्त्र में आधारभूत अवधारणाओं के रूप में 6 टॉपिक को हम पढ़ेंगे और 4 टॉपिक जो होंगे वो भारतीय दर्शन से संबंधित होंगे, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ये कुल मिला के 10 टॉपिक हैं जिसको कि हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कम से कम इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो दो कम से कम इससे आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे 1 या 2 आ सकता है। 1 भी अगर आ जाए तो फिर हम, चूँकि 4 प्रश्न रहता है तो उसमें से 2 जो है आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो आधारभूत अवधारणाएं क्या है? तो इसमें 6 जो है, 6 आधारभूत अवधारणाओं में अगर देखें तो पहला है महान परंपराएं एवं लघु परंपराएं। इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है पवित्र संकुल यानी सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। और तीसरा है संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण। ये तीनों ही टॉपिक भारत के जो सोशल चेंजेज हैं या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको निर्दिष्ट करता है कि किस प्रकार भारतीय समाज में भी उच्च से निम्न तक और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर
समुदाय रहते हैं उनके बीच जो है सांस्कृतिक तत्वों का, भौतिक तत्वों का, सामाजिक तत्वों का आदान प्रदान होता है और इस तरह से सामाजिक जो परिवर्तन है उसका दौर चलते रहता है। तो ये 3 टॉपिक है। तो महान परंपरा और लघु परंपरा में, और इससे हम क्या समझते हैं, तो भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को समझते हैं। पवित्र संकुल के माध्यम से हम समझते हैं कि जो कोई भी धर्म ग्रंथ है और वहाँ की जो एक कॉम्प्लेक्सिटिविटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो वहाँ के भूगोल होते हैं, जो वहाँ के पुजारी होते हैं और जो वो अंतःक्रिया करते हैं, और इस तरह से जो प्रबुद्ध लोग होते हैं और गांव या दूर दराज के क्षेत्र से जो मंदिरों में पूजा करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जाति और वर्ण में बटा हुआ जो समाज है, तो उसमें संस्कृतिकरण के माध्यम से कोई भी निम्न जातियाँ अपना संस्कृतिकरण करके और उच्च जाति में तब्दील हो सकता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी है, सीमाओं की भी चर्चा करेंगे, और जो अब संस्कृतिकरण है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पश्चिमीकरण, जो पश्चिमी देशों का प्रभाव हमारे पर पड़ा है, खास करके यूरोपीय और अमेरिकी देशों का, उसके सभ्यता संस्कृति को जिस तरह से हमने अपनाया है, और ये खासकर अंग्रेजों के काल और उसके बाद भी आज भी अनवरत रूप से जारी है, तो उसको समझते हैं। तीसरा है प्रभावी जाति, चौथा है प्रभावी जाति। तो प्रभावी जाति ये डोमिनेंट कास्ट है। ग्रामीण सत्ता संरचना को अगर हम समझें, भारतीय ग्राम, चूंकि भारत गांवों का देश है, तो ग्रामीण सत्ता संरचना को समझने के लिए कि किस तरह से वहाँ प्रभावी जाति जजमानी प्रथा के माध्यम से अपना रोल प्ले करता है, तो यह जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जनजाति जाति निरंतरता, तो इस सिद्धांत के अनुसार से भी हम सोशल चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि कई जनजातियाँ जो कभी ट्राइबल्स फॉर्म में थे वो जाति में तब्दील हो चुके हैं और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। हालांकि अगर मानव का उद्भव रूप देखें तो प्रारंभ में सभी मानव जो है वो ट्राइबल फॉर्म में ही थे, सभी जनजाति थे, और वहाँ से फिर सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। धीरे धीरे कोई जाति समाज का अंग बन गया, और जो जंगल में ही रह गए वो बाद में धीरे धीरे जाति समाज का अंग बने हुए, कुछ अभी भी जनजाति फॉर्म में है। तो जनजाति से जाति में कैसे बदलता है, और इसकी जो कंटिन्यूम है, जो निरंतरता है, उसको हम इसके माध्यम से देखेंगे, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। और छठा जो सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रकृति मानव आत्मा सम्मिश्रण। और यह भारतीय जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एलपी विद्यार्थी के द्वारा दिया गया दूसरा सिद्धांत है। पहला तो पवित्र संकुल भी उन्हीं का है। तो प्रकृति मानव आत्मा सम्मिश्रण, नेचर मैन स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जनजातियों का जीवन और जंगली वातावरण उसके संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, और इनमें से किसी एक चीज़ को भी अलग कर दिया जाए तो जनजातियों का, ना तो जनजातियों का और ना ही उसकी संस्कृति का और ना ही जंगली वातावरण का अस्तित्व कायम रह पाएगा। तो यह तीनों एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये 6 टॉपिक जो है वो आधारभूत अवधारणाएं हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था के जो आधार हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार, तो उसमें वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, जाति है और संयुक्त परिवार। ये 4 टॉपिक जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से जब प्रश्न आता है तो लिखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है तो इनमें हम बिल्कुल जानते हैं कि भाई वर्ण कितना होता है, 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आश्रम पुरुषार्थ की बात करें तो ये भी 4 होते हैं। बचपन में होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम, उसी से जुड़ा है पुरुषार्थ। और उसके बाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है जो जाति, उसको देखेंगे। और भारतीय समाज की एक और विशेषता है जॉइंट फैमिली, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये 10 टॉपिक जो है अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का लगभग जो है 40% वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण कालीन उपकरणों के बारे में जानेंगे। पाषाण काल भी फिर 3 भाग में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं लघु परंपरा और महान परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये है क्या? तो वास्तव में जो लिटिल ट्रेडिशन है वो गाँव में रहने वाले अशिक्षित लोग हैं,
जो अपने विचारों को बदलते नहीं हैं, परिमार्जन नहीं करते हैं, उसमें संशोधन नहीं करते हैं, तो वैसे लोग हैं। और चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारी सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक विविधता है, तो अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं और उनकी जो है अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर देखें तो कुछ जो है बृहत लोगों की परंपराएं होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो दार्शनिक विचारों से प्रभावित होते हैं और जिनके जो अपने विचारों को परिमार्जित करते हैं और इनका जो है जो विचार है वो धर्म ग्रंथ या इनका जो संगठन होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, वो संगठित होता है। तो इन दोनों के बीच जो लघु परंपरा के लोग हैं और जो महान परंपरा के लोग हैं, इनके बीच अंतःक्रिया होता है। और अंतःक्रिया से क्या होता है कि लघु परंपरा और महान परंपरा के बीच जो है वो सांस्कृतिक जो तत्व हैं या कोई भी जो फैक्ट है उसका अदला बदली होते रहता है, एक दूसरे में जाके अपनाते हैं, एक दूसरे की परंपरा को अपनाते हैं और इस तरह से भारतीय समाज में जो है परिवर्तन होते रहता है। तो ये है। तो सबसे पहले इसकी खोज की अगर बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिकी समुदाय का अध्ययन किया था। मैक्सिकी समुदाय मेक्सिको देश में है। मैक्सिकी समुदाय में के अध्ययन में ये लघु परंपरा और महान परंपरा का अध्ययन किया था और इसके लिए एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट मतलब कृषक या गांव में रहने वाले लोग, तो उनका समाज और उनके कल्चर। ये मैक्सिकी समुदाय के अध्ययन में इन लोग रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको एक तरह से उद्घाटित किया था या इस प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड मूल रूप से जो लघु परंपरा और महान परंपरा का प्रतिपादक हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। परंतु भारत में इनकी विचारों से प्रभावित होकर दो व्यक्ति का नाम हम लेना चाहेंगे। एक मिल्टन सिंगर और मैक्किम मैरियट। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव जो कि लखनऊ के बगल में स्थित है वहां का अध्ययन करके और इस अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा को इसको जो है उद्घाटित किया था और इसका प्रतिपादन किया था। आप लोगों से आग्रह है कि अगर कोई कहीं कुछ पूछना हो तो आप लाइव चैट के भी जरिए पूछ सकते हैं, जो अभी क्लास चल रहा है और इस दौरान जो आपके पास चैट का विकल्प है, जो ऑप्शन आ रहा होगा उसमें चैट करके सवाल पूछ सकते हैं या कुछ भी आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और क्लास समाप्त हो जाने के बाद जब यह क्लास वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेगा तो वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो आइए, तो ये हम लघु परंपरा और महान परंपरा के बारे में हम जानेंगे। इसके प्रारंभिक तथ्यों को हम जान लिए हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको मैक्सिकी समुदाय के अध्ययन में जो भी इन्होंने पाया, जो देखा, उसको पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक बुक में लिखा और लोगों के सामने यह अवधारणा आया, जिससे प्रभावित होकर मिल्टन सिंगर और मैक्किम मैरियट ने भारत में इसका अध्ययन किया ग्रामीण समुदायों पर। तो अब हम समझ लेते हैं कि भाई लघु परंपरा क्या होता है। तो सबसे पहले लघु परंपरा को समझने के लिए हमें परंपरा को समझना पड़ेगा कि परंपरा क्या है। तो परंपरा को कई लोगों ने डिफाइन किया है अलग अलग तरीके से कि परंपरा क्या है। इसके ऐतिहासिक पक्ष हो सकते हैं, दार्शनिक पक्ष हो सकते हैं, सामाजिक पक्ष भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक पक्ष हो सकते हैं। लेकिन परंपरा मतलब कई विद्वानों ने इसको इस तरह से कहा है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। और जिसका कि हस्तांतरण होता है, यानी एक जो सांस्कृतिक विरासत है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
और एक स्थान से दूसरे स्थान में जो हस्तांतरण करते हैं, तो वही परंपरा है। अब ये परंपरा है तो लघु परंपरा। तो लघु परंपरा के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह वैसे निम्न लोगों की, ग्रामीण लोगों की, जनजातीय लोगों की, अशिक्षित लोगों की परंपरा है, जो कि अपने विचारों को ना तो परिमार्जित करते हैं, ना परिवर्धित करते हैं और ना ही परिष्कृत करते हैं। तो देखिए, ये अशिक्षित, कृषक, जंगली और जनसाधारण लोगों की परंपरा है, जो किसी स्थान विशेष से बंधे हुए होते हैं और इसलिए इनकी परंपराओं को कभी राष्ट्रीय महत्व नहीं मिल पाता है और एक भौगोलिक सीमा के अंदर ही रहता है। इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता है। ये अपने विचारों को परिमार्जित, परिष्कृत और परिवर्धित नहीं करते हैं। और ये अब बनता कैसे है? तो तमाम तरह की, जैसे लोक कथाएं हैं, या फिर मुहावरा है, या फिर लोकोक्ति है, जादू टोना है, गीत संगीत है, शिल्प है, जो गांव का स्वरूप है, उसका जो संगठन है। तो इन सब चीज़ों से इनका जो परंपरा है वो लगातार विकसित होता रहता है, लेकिन इसमें गतिशीलता कम होती है। कई परंपराएं वर्षों से, सैकड़ों, 200, 300, 400 वर्ष से आज भी उसी रूप में चली आ रही है। हालांकि जब भी किसी परंपरा या संस्कृति का हस्तांतरण होता है तो उसमें कुछ न कुछ फेरबदल जरूर होता है, परंतु फिर भी यहाँ कम गतिशीलता देखने को मिलती है। ये लघु परंपरा के लोगों की, जो कि इस प्रकार के लोग हैं, यानी हम एक स्वर में बोल सकते हैं कि ये ग्रामीण लोग हैं, किसी एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले अल्प लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, किसान लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अपने विचारों को परिमार्जित नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा तर्क और बुद्धि भी नहीं लगाते हैं। जो कुछ पहले से चला आ रहा है उसी को सहज भाव से और बिल्कुल जो है सहर्ष उसको स्वीकार करके उसी को मानते हैं। तो ये जो है इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भूत प्रेत से लेके लोक कहानी, गीत संगीत या कुछ ऐसे अंधविश्वास को भी जगह मिला हुआ रहता है, जिसके बारे में आमतौर पर धीरे धीरे जो प्रबुद्ध लोग हैं उससे छुटकारा पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका लिटिल ट्रेडिशन। अब ग्रेट ट्रेडिशन देखें तो ग्रेट ट्रेडिशन ये प्रबुद्ध लोगों की परंपरा है। कैसे प्रबुद्ध लोग? जो कि नगरों में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, इनका संगठन काफ़ी विकसित होता है या संगठित होता है। इनके जो विचार होते हैं वह साहित्यों में होता है, वह धर्म ग्रंथों में होता है और उसका भी लगातार परिमार्जन, परिष्करण और परिवर्धन होता रहता है। तो ये प्रबुद्ध लोग हैं, ये शिक्षित लोग हैं और प्राचीन काल से चूंकि ये लोग हैं तो इनके विचारों को हम अधिकांशतः जो है वो धर्म के रूप में देखते हैं। अब कालांतर में आज कानून या फिर लॉ या लेजिस्लेशन की जो स्थापना हुई है, तो प्रारंभ में ऐसा संगठन था नहीं, संसद या विधायिका। तो जो भी होता था वो कानून के रूप में होता था और लोगों के लिए वही नियम होता था, वही धर्म होता था। तो मुख्यतः ये प्रबुद्ध लोग जो अपने विचार होते थे, रखते थे, वो वास्तव में क्या था? धर्म। धर्म क्या है? तो धर्म जो है हमारे जो व्यवहार हैं उनको नियंत्रण करने के लिए जो भी एक आदर्श व्यवस्था है वही धर्म है। क्योंकि बहुत सारे लोग पाप पुण्य या धार्मिक वजह से भी बहुत सारे ऐसे अपराध के काम नहीं करते हैं, जैसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तत्व जो है धर्म से आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नियम है और इन नियम को ही लोग यदि मानने लगे तो किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो ये जो है अपने विचारों को परिमार्जन करते हैं, परिष्कृतीकरण करते हैं और परिवर्धन करते हैं, यानी लगातार बदलते रहते हैं। कुछ चीज़ें जो आउटडेटेड हो गई उनको जो है फिर नया जोड़ते हैं। तो अब इनके जो है विचार कहाँ मिलते हैं, कैसे बनता है? तो गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल जैसे जो ग्रंथ हैं इनमें जो लिखा हुआ है तो वहाँ से संगठित होता है। ये बड़े बड़े धार्मिक संगठनों में होता है, जैसे मंदिर है या कोई मंदिर का न्यास बोर्ड है, वहाँ से विकसित होता है। ये लगातार जो है गतिशील होता है
हमने इधर देखा कि एक तरफ जो लघु परंपरा के लोग थे तो इनके जो सांस्कृतिक तत्व थे, इनकी जो परंपराएं थे वो कम गतिशील थी। ये लगातार गतिशील रहता है, इसमें लगातार बदलाव होता रहता है, समय के अनुकूल होता रहता है। तो ये मंदिरों में इसके गतिशील होने से इसके प्रचार प्रसार में भी काफ़ी गति होती है, यानी लगातार इसका प्रचार प्रसार होते रहता है। ये कर्मकांड से कई प्रकार की पूजा अर्चना आराधना उपासना में निहित होता है, और देवी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम हनुमान सीता पार्वती लक्ष्मी दुर्गा, तो ये सब देवी देवता से आता है। फिर कई प्रकार के मेला जैसे कि होली दशहरा दीपावली रामनवमी, ये मेला से पर्व त्यौहार से, कई प्रकार के जो पर्व त्यौहार हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े पर्व त्यौहार से लेकर छोटे छोटे पर्व त्यौहार। उसके बाद कई रूप में हम संगीतों में इसको देखते हैं, प्राचीन काल से चला हुआ है, वेद की ऋचाओं से लेकर आज तक अगर हम देखें तो अब हिंदी में भोजपुरी में जो भक्ति गीत होते हैं उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। और इनका जो विस्तृत साहित्य है, धर्म ग्रंथों के अलावे भी बहुत सारे साहित्य हैं जहाँ पर इनके विचार होते हैं। तो ये लघु परंपरा और महान परंपरा किए हैं। तो इनके बीच अंतर भी आता है, तो अंतर का भी क्वेश्चन हम करवा देंगे कि कैसे जो है इन दोनों के बीच क्या अंतर है। अब इसका जो मूल बात है उस पर आते हैं कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें आप देखिए कि एक है सार्वभौमिकरण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, और एक है संकुचीकरण। तो यहाँ पर जो लघु परंपरा और महान परंपरा है, तो इनके बीच भी जो इन परंपराओं का, इनके तत्वों का जो आदान प्रदान होता है, तो वो यह एक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया है सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण। जब भी लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण होता है तो वो महान परंपरा में बदल जाता है, और जब भी किसी महान परंपरा का संकुचीकरण होता है तो वह विकृत रूप में स्थानीय लोगों की परंपरा में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह से दोनों के बीच अंतःक्रिया चलते रहता है, जिससे कि भारतीय समाज में सोशल चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। तो अब ये सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण कैसे होता है, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी होंगे। तो ये लघु परंपरा है और ये महान परंपरा। इन दोनों के बीच अंतःक्रिया को समझने के लिए हम इस प्रकार के चित्र बना सकते हैं। यानी जब भी किसी लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण होगा, सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन होगा, तब वह महान परंपरा में बदल जाएगा। और जब भी किसी महान परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों का संकुचीकरण होगा, यानी पारोचलाइजेशन होगा, तब वे महान परंपरा से लघु परंपरा में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण कैसे होता है, इसके बारे में हम ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार। इसमें हम 3 उदाहरण देंगे, 3-4 उदाहरण देंगे। तो पहला एक उदाहरण है राम कहानी का। राम कहानी क्या है? तो अयोध्या के एक छोटे से नगर में एक राजा दशरथ हुआ करते थे, जिनके पुत्र थे राम। उस राम ने अपनी आचरण, अपने व्यवहार का
ऐसे उच्चतम मानक दिखाया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाने लगे। और इस लोकल कहानी को, नितांत ही लोकल कहानी थी, तो इस लोकल कहानी को क्या किया, वाल्मीकि और तुलसीदास ने इस पर ग्रंथ लिखा, रामायण और रामचरितमानस। और इन दो ग्रंथों के जरिए इसको बना दिया रामायण, और यह रामायण हो गया महाकाव्य। और ये जो राम कहानी एक स्थानीय कहानी था, अयोध्या जैसे छोटे नगर की कहानी था, वो संपूर्ण देश की कहानी बन गई। संपूर्ण देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ, और अयोध्या के जो सांस्कृतिक तत्व थे उसको पूरे देश ने अपनाया। यानी अयोध्या के एक छोटे से नगर के जो लोगों की कहानी थी, वहाँ के लोकल लोगों की कहानी थी, उसको तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे विद्वानों ने महाकाव्य लिखकर संपूर्ण देश में फैला दिया। और इससे वो जो कि लघु परंपरा के अंग थे, वो महान परंपरा में बदल गया। अब बहुत सारी कहानी ऐसे देश में है, आप भी जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ भी कई देवी देवता के बारे में कथा कहानी होगा, या किसी राजा या महापुरुष के बारे में कहानी होगा, परंतु दुर्भाग्य है कि उनको वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे लेखक नहीं मिले, जिसके कारण वो स्थानीय के स्थानीय ही रह गए। हम अपने जो निवास स्थान है, हमारा होमलैंड है, जो गांव है, तो वहाँ पर भी कई ऐसी कहानियाँ हम देखते हैं, सुनते हैं, जो लोक कथाओं में प्रचलित है। जुमराज बाबा, लोरिक बाबा, ऐसे जो है कुछ थे जो कि स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रचलित है। वहाँ पर मेला लगता है, पूजा पाठ होता है, परंतु वो स्थानीय के स्थानीय ही रहे। पूरे देश में इसलिए उसका प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि उसको लिखने वाले इस तरह के लोग नहीं थे, और वो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो रामायण लोकप्रिय हुआ। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण एक लेते हैं हम, सौरती का। सौरती, इसके संदर्भ में मैकिम मेरियट जो कि किशनगढ़ी गांव के अध्ययन में इन्होंने पाया कि सौरती एक वहां का स्थानीय पूजा है। ये किसका अध्ययन है? तो मैकिम मेरियट का अध्ययन है। सौरती एक किशनगढ़ी का स्थानीय पूजा है, जिसमें क्या करते हैं कि लोग घरों पर चावल के आटे से मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और माना जाता है कि पूजा के पश्चात जो है घर में धन और बरकत बढ़ेगा। यानी एक तरह से धन की देवी है सौरती, और इसकी पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। और इस दिन लोग घरों से दरिद्र नारायण को बाहर निकालते हैं, सूप या कोई टूटा बर्तन बजाते हुए, दरिद्र बाहर लक्ष्मी भीतर। तो ये परंपराएं आश्चर्यजनक रूप से देश के लगभग कई हिस्सों में, या यूं कहें तो संपूर्ण भाग में देखने को मिलता है, जिससे मैकिम मेरियट ने यह अनुमान लगाया कि सौरती जो कि बिल्कुल स्थानीय परंपरा है, जो कि लघु परंपरा के अंग हैं, उनका सार्वभौमिकरण जो हमारा पर्व है दीपावली, उसके रूप में हुआ। और इस तरह से जो लघु परंपरा की जो सौरती थी, वो जो है दीपावली के रूप में लक्ष्मी देवी, धन की देवी लक्ष्मी के रूप में प्रतिस्थापित हो गई, और इस तरह से लघु परंपरा से महान परंपरा के अंग में बदल गए। तीसरा एक उदाहरण हम मैकिम मेरियट का ही लेते हैं, और वही किशनगढ़ी गांव का, और वो है सलूना।
सलूना, यह भी किशनगढ़ी का अध्ययन है, और मैकिम मेरियट का। तो सलूना क्या है? तो सलूना के दिन क्या होता है कि इस दिन जो है पुजारी आते हैं और जजमान के कान पर जई रखते हैं और बदले में उससे दक्षिणा पाते हैं। इसी दिन यह भी देखने को मिला कि जो ब्याहता बहनें हैं जिनकी शादी हो गई, वो भाई के घर आते हैं और उनके कलाई पर सुत्ता बांधते हैं और बदले में कुछ जो है कपड़ा या कुछ रुपया पैसा, या नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, तो वो करते हैं। और इसमें जो है बहनें जो है भाई की सलामती की दुआ मांगते हैं और पुजारी भी अपने जजमान की सलामती की दुआ मांगते हैं। और इसी वजह से मैकिम मेरियट ने यह अनुमान लगाया कि ये दोनों का मिला जुला स्वरूप ही जो संपूर्ण भारत में हम रक्षाबंधन के रूप में देखते हैं, तो इसी का उद्भव जो है वो रक्षाबंधन के रूप में हुआ होगा। और इस तरह से ये किशनगढ़ी गांव में जो सलूना पूजा है, जो कि लघु परंपरा का अंग है, अब वो धीरे धीरे महान परंपरा में बदल गया। एक चौथा उदाहरण भी बताते हैं। एक भारतीय मूल की अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वीना दास। इनका अध्ययन यह बताता है कि लगभग 60 से 70 के दशक में भारत में एक देवी उत्पन्न हो गई जिनका नाम था संतोषी माता। परंतु इस देवी का किसी भी धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में जिक्र नहीं है। तो ये संतोषी माता कहाँ से आ गई? तो वीना दास का स्टडी बताता है कि 60 से 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के किसी गांव से संतोषी माता की पूजा का प्रारंभ हुआ था और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि संपूर्ण देश में फैल गया, संपूर्ण देश में फैल गया। लेकिन इसका चूंकि किसी भी पौराणिक ग्रंथों से कोई कहीं जिक्र नहीं है, तो बाद में एक कहानी बनाया गया कि ये संतोषी कहाँ से है, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा तो है नहीं। तो ये वास्तव में गणेश जी की पुत्री है, जो गणपति बाबा हैं तो उनके पुत्री हैं। और इस तरह से संतोषी माता की पूजा जो है, बाद में इस पर एक फिल्म बना जाए संतोषी माँ, उस फिल्म ने भी इस संतोषी माता के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इस तरह से जो लघु परंपरा की संतोषी माता थी, जो उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे से गांव से प्रारंभ हुआ था, वो कुछ दिनों के बाद संपूर्ण देश में उसकी पूजा की जाने लगी। तो ये 3-4 जो उदाहरण हैं वो बतलाता है कि किस तरह से लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण होता है और वो महान परंपरा में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हम जो प्रबुद्ध लोग हैं, अपने आप को जो मानते हैं, वो भी स्थानीय लोगों की और शिक्षित लोगों की परंपराओं को अपनाते हैं। इसका और भी कई उदाहरण को आपको हम दिखा देंगे कि कई नगर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी कई अंधविश्वासों को मानते हैं और ये अंधविश्वास ग्रामीण इलाकों से, जनजातीय इलाकों से या अशिक्षित लोगों से गमन करता हुआ हमारे तक आता है। जैसे घर बन रहा है तो उसके दरवाजे पर झाड़ू या फिर टूटा हुआ बर्तन या हांडी लटका देना, या फिर दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटका देना, या फिर कई तरह की जो हम इस तरह का जो तत्व अपनाते हैं, तो वो वास्तव में लघु परंपरा यानी अशिक्षित लोगों की परंपरा है, ग्रामीण लोगों की परंपरा है। उसको भी हम अपनाते हैं। झाड़ फूंक से लेके जादू टोना तक भी नगर के विकसित और सभ्य लोगों में भी देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण होके महान परंपरा में, यानी ये फैल जाता है। लघु परंपरा की जो छोटी सी चीज़ें हैं उसका सार्वभौमिकरण होता है, यानी यूनिवर्सलाइजेशन होता है, और वो फिर लघु परंपरा में बदल जाता है। अब लघु परंपरा का तो महान परंपरा में सार्वभौमिकरण हो गया। अब हम देखेंगे कि महान परंपरा का कैसे संकुचीकरण होता है और लघु परंपरा में बदल जाता है। तो इस तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। लघु परंपरा का
अगर संकुचीकरण की बात करें तो इसको भी एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, और वो उदाहरण है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत भी किशनगढ़ी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, 40 किलोमीटर। और इसमें एक कहानी है जो कि प्रेम सागर नामक पुस्तक में जिक्र है। और ये जो गोवर्धन पर्वत की कहानी है उस भगवान श्री कृष्ण के शौर्य से जुड़ा हुआ है। शौर्य से क्या है शौर्य? तो कृष्ण लीला को देखकर इंद्र कुपित हो गए और पूरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में रहते थे, गोकुल या फिर नंदगांव जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भारी मूसलाधार बारिश कराया। और चूंकि सारे जो गोपियां थी वो कृष्ण लीला में मग्न थे, जो कि इंद्र को पसंद नहीं आ रहा था, और इस कारण से सजा देने के लिए भारी मूसलाधार बारिश, जैसे कि अभी चक्रवाती तूफान आया है तो उस तरह का बारिश करवाने लगा। सारे गोपियां त्रस्त हो गए। कृष्ण ने उन्हें बचाने के लिए अपने कनिष्ठ उंगली पर, एक पर्वत था बगल में गोवर्धन पर्वत, तो इसको जो है कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और पूरा जो गोकुलवासी है उनका रक्षा किया। तो यह जो शौर्य की कहानी है गोवर्धन पर्वत का, तो वहाँ से जैसे ही अगल बगल के गांवों में गया तो गोवर्धन पूजा होने लगा। तो गोवर्धन पूजा को क्या किया कि इस गोवर्धन को संधि विच्छेद कर दिया। गोवर प्लस धन, तो गोबर के रूप में गाय का गोबर ले लिया, ये गोबर, और धन के रूप में एक धान की बाली जो है, धान का जिसमें फल होता है, चावल के दाने जिसमें लगते हैं, तो वो बाली इस पर गाड़ दिया और इस पर धूप दीप अगरबत्ती दूध वगैरह के सहारे इसकी पूजा करने लगे। तो एक गोवर्धन पर्वत जो कि श्री कृष्ण के शौर्य से जुड़ा हुआ था और यह महान परंपरा के अंग थे, चूंकि इसका जो है धर्म ग्रंथों में जिक्र भी है, और उसको ग्रामीणों ने भाषाई तोड़ मड़ोड़ के जरिए उसका संकुचीकरण हुआ, उसका स्थानीयकरण हुआ, उसका पारोचलाइजेशन हुआ, और ये गोबर प्लस धन में तब्दील हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि महान परंपरा का संकुचीकरण हुआ, यानी महान परंपरा के तत्व को लोग उसका स्थानीयकरण कर देते हैं और उसे जो है अस्थानीय रूप में अपनाते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में आप दुर्गा की कहानी को पाते हैं कि दुर्गा ने किस तरह से राक्षस से लड़ाई किया था और फिर विजय को प्राप्त किया था। उस कारण से हम एक पर्व मनाते हैं, नवरात्रा। उत्तर प्रदेश के ही आसपास के क्षेत्रों में यह देखा गया कि स्थानीय लोगों ने इसका भी भाषाई तोड़ मड़ोड़ किया और नव प्लस रथ था। और ये जो महान परंपरा की देवी थी दुर्गा, उसका स्थानीयकरण नवरथा देवी के रूप में हो गई। नवरथा जो कि लोकल देवी है और 10-20 गांवों में इसको मनाया जाता है, इसका अलग से मंदिर होता है और वहाँ पे लोग पूजा करते हैं उत्तर प्रदेश में इनकी, जो कि दुर्गा से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन मैकम मेरियट का ये अनुमान है कि नवरात्रा का ही संकुचीकरण नवरथा देवी के रूप में हुआ होगा और इस तरह से महान परंपरा की चीज़ें जो है वो लघु परंपरा में बदल गई। लघु परंपरा के लोगों ने इसको विकृत रूप में अपना लिया और इस तरह से जो लघु परंपरा की तत्व है, लघु परंपरा के जो तत्व हैं वो महान परंपरा के लोगों के द्वारा अपनाया जाता रहता है और महान परंपरा के जो तत्व हैं उसको जो है लघु परंपरा के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। और इस तरह से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है, यानी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में, वो आदान प्रदान होता रहता है। तो इस तरह से हम भारत की सामाजिक परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। अब है क्या कि ये जो लघु परंपरा और महान परंपरा, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो अंतर को समझने के लिए
हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। हालांकि उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वास्तव में ये इतना घुला मिला है कि इसे बिल्कुल एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होगा। इसलिए अगर श्यामाचरण दुबे की माने, एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे का मानना है कि महान परंपरा और लघु परंपरा दूसरे किसी देशों में संभव हो सकता है, लेकिन भारत में इसके अलावे और भी कई प्रकार की परंपराएं हैं। और इस तरह से श्यामाचरण दुबे ने भारत में 6 परंपराओं को माना। ये 6 परंपरा कौन कौन है? तो पहला है शास्त्रीय परंपरा, मतलब क्लासिक ट्रेडिशन, क्लासिक ट्रेडिशंस। दूसरा उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, यानी इमर्जिंग नेशनल ट्रेडिशंस। तीसरा क्षेत्रीय परंपराएं, यानी लोकल ट्रेडिशन। चौथा लघु समूह की स्थानीय परंपरा, यानी यहां पर रीजनल हो जाएगा, रीजनल लोकल ट्रेडिशंस, स्मॉल ग्रुप्स। पांचवा हो गया पाश्चात्य परंपराएं, यानी जो हम पश्चिमी देशों से सीखे हैं या पश्चिमी देशों के तत्व को अपनाए हैं, तो वेस्टर्न ट्रेडिशन, क्योंकि इसका भी देश में काफ़ी स्थान मिल गया है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो पश्चिमी देशों से अपनाए गए तत्व हैं, तो वो इसके अंतर्गत हम रखेंगे। और छठा है उप सांस्कृतिक परंपराएं, यानी सब कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इस तरह से शास्त्रीय परंपराएं वो है जो कि प्राचीन काल से हमारे देश में एक संगठित रूप में और सतत रूप से विकसित होता रहा है। और ये क्लासिक चीज़ें हैं जिसमें कि कला आ सकता है, साहित्य आ सकता है, नृत्य, संगीत या सभी प्रकार के आयाम आ सकते हैं। और इनके जो तत्व होते हैं वो भी हमें प्रेरित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इन तत्वों को भी निचले समूहों तक, यानी लघु परंपरा के लोगों तक जो है गमन होता है। अब उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, कई चीज़ें हैं, जैसे कि एक समय राष्ट्रवाद का उभार हुआ था तो देश में एकता आ गई। या कभी कभी क्या होता है कि किसी आंदोलन में कोई एक तत्व सामने आते हैं, जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो किस तरह से लोग एकजुट हुए थे, हालांकि वो फिर धाराशायी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी स्थानीय चीज़ों को भी इस वजह से प्रसार होने लगता है क्योंकि उसके महत्व को समझा गया। जैसे कि बिहार के मुंगेर जिला में जो धरहरा प्रखंड है, वहाँ पर बेटी के जन्म होने पर 5 फलदार पौधे लगाने की जो परंपरा है, तो धीरे धीरे उसको जो है पूरे राज्य में विस्तार मिला। तो इस तरह की अच्छी चीज़ों को जो उभार जिसका शुरू होता है, तो वो परंपराएं धीरे धीरे पूरा राष्ट्र की परंपरा के रूप में तब्दील हो जाता है। क्षेत्रीय परंपराएं जो रीजनल ट्रेडिशंस है, वो बिल्कुल रीजनल लेवल तक सीमित रहता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है, जैसे कि जनजातियों की या ग्रामीण लोगों की परंपराएं। फिर पाश्चात्य जो पश्चिमी देशों से आए हैं, और उप सांस्कृतिक, जैसे कि अब हिंदू में भी अनेक पंथ हैं, हिंदू धर्म है तो उसमें भी अनेक पंथ हैं, और लोग अलग अलग तरह के मान्यताओं विश्वास करते हैं। धर्म के भी अलग अलग स्वरूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोई कबीरपंथी है तो कोई रामकृष्ण मिशन को मानते हैं, तो कोई जो है ब्रह्म समाज को मानते हैं, कोई आर्य समाज को मानते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग पंथ हैं। तो उप सांस्कृतिक की एक बड़े सांस्कृतिक तत्व के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं और जो थोड़ा सा अलग अलग रुख अपनाए हुए होते हैं या अलग अलग जो उसमें परिवर्तन होता है, उसको हम उप सांस्कृतिक परंपरा की ओर में रख सकते हैं। अब है क्या कि जो लघु परंपरा और महान परंपरा है तो उनके बीच अंतर क्या है, तो उन अंतरों को हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर को दर्शाने के लिए हम लोग सीधा क्या करते हैं कि 2 लाइन खींचते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं। 2 लाइन हम बना दिए हैं। इधर हम लघु परंपरा यानी लिटिल ट्रेडिशन और इधर महान परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन। लघु परंपरा के तौर पर हम देखें तो ये क्या है, ग्रामीण स्थानीय लोगों की परंपरा है या फिर जनसाधारण की परंपरा है। और इधर अगर देखें प्रबुद्ध लोगों की परंपरा है और ये नगर या सांस्कृतिक स्थलों पर रहते हैं। दूसरा देखें तो इसका निर्माण जो है मुहावरा, लोकोक्ति, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत, ग्रामीण संगठन, शिल्प जैसे टोकरी बुनना, चटाई बुनना, तो इन सबों से निर्मित होता है। और इधर क्या होता है, तो यहाँ पे वेद है, पुराण, साहित्य, देवी देवता, मेला, पर्व त्यौहार, तो इन सब चीज़ों से निर्मित होता है। इनकी परंपरा क्या होती है, अलिखित होता है और इसका संचरण जो है वो मौखिक रूप से होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक लोगों से दूसरी पीढ़ी में वो मौखिक तौर पर होता है। यहाँ क्या होता है, ये लिखित होता है और इसका हस्तांतरण जो है वो लिखित या मौखिक दोनों रूपों में होता है। चौथा अंतर क्या है, तो इनका जो संगठन होता है वो असंगठित होता है, बिखरा हुआ होता है, जबकि इधर जो है वो संगठित होता है। इधर क्या है, तो इनका जो लघु परंपरा है वो कम परिवर्तनशील होता है। इधर क्या होता है, अधिक परिवर्तनशील होता है। इधर क्या होता है, तो लघु परंपरा का क्षेत्रीय स्वरूप होता है और इधर अगर हम देखें महान परंपरा में तो इधर राष्ट्रीय स्वरूप होता है, यानी पूरे देश में फैला होता है। तो इस तरह से 5-6 जो अंतर हैं, तो इस अंतर को इसलिए जान लेना जरूरी है ताकि हम दोनों के बीच अंतर कर पाएँ। और पहले जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता था तो वो अंतर के प्रश्न पूछे जाते थे। अब हालांकि अंतर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो टिप्पणी का प्रश्न आता है तो वहाँ पे अंतर के रूप में पूछ सकता है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार जो भी आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का बुक हो उसको ज़रूर पढ़िएगा और हम
अपना जो हमारा मॉडल नोट्स है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो सकता है, परंतु हम लगभग जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक हैं, तो उसका नोट्स या तो हमारे जो ब्लॉग हैं, ब्लॉग का लिंक या PDF के रूप में हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 6 अवधारणाएं थी, आधारभूत अवधारणाएं, उनमें से पहला हो गया। दूसरा, हम नेक्स्ट टॉपिक को पवित्र संकुल के रूप में पढ़ेंगे। और चूँकि जो 3 खंड हैं एंथ्रोपोलॉजी के, तो 3 खंडों में ये जो खंड है ये तीसरा खंड है, और बारी बारी से तीनों को हम चल रहे हैं। तो सोशियो कल्चरल, फिजिकल और इंडियन, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे ताकि 66वीं BPSC के लिए हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद।